नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर के सेकंड फेज के लिए घोषणा की है, जिसमें 28 अक्टूबर से लेकर 7 फरवरी 2026 तक ये काम चलेगा। अब इसमें आज यानी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ आपके घर पर आएंगे, आपको आपका गणना प्रपत्र देंगे और आपको उस गणना प्रपत्र को फिल करके वापस बीएलओ को जमा करवाना होगा। उसमें कुछ दस्तावेज लगेंगे, वो दस्तावेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप जो ऑफिशियल जो गणना प्रपत्र आपको मिलेगा, जो बीएलओ आपको देगा, वो आप किस प्रकार से भरेंगे। ये इस प्रकार का ऑफिशियल गणना प्रपत्र आपको बीएलओ के द्वारा दिया जाएगा। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, उनको भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है और मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप इस परिगणना प्रपत्र को जो है भर सकते हैं। आप जो है इसको भरते समय क्या सावधानी रखें जिससे आपका नाम ड्राफ्ट यानी मतदाता सूची जो बनेगी, ड्राफ्ट मतदाता सूची, उसमें आ सके। अगर आप कोई गलती करते हैं इसको भरने में, बहुत ही आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप गलती कर देते हैं तो आपका नाम जो है ड्राफ्ट यानी मतदाता सूची में नहीं आएगा, फिर आपको जो है बाद में परेशान होने पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और अंत तक इसको बिना स्किप किए देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देख लिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का गणना प्रपत्र जो है आपको बीएलओ के द्वारा घर पे आके दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से हम ये जो बीएलओ द्वारा परिगणना प्रपत्र आपको दिए जाएगा उसको किस प्रकार से हम फिल कर सकते हैं और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हमारे पास गणना प्रपत्र आ चुका है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले निर्वाचक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एपिक नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, तहसील यहाँ पर और जिला यहाँ पर लिखा हुआ है। आपकी सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई होती है। ये प्री प्रिंटेड फॉर्म आपको मिलेगा, बीएलओ आपके घर पे देने आएगा। क्रम संख्या लिखी है, भाग संख्या है, विधानसभा क्षेत्र लिखा हुआ है, राज्य का नाम है। ठीक है, सब चीजें आपकी इसमें रहेगी। ये क्यूआर कोड रहेगा, इसको जो है आप स्कैन करके देख सकते हैं कि आपके पूरा फॉर्म जो है खुल जाता है। आपकी यहाँ पर फोटो जो पुरानी आपके एपिक कार्ड में वो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको दो फोटो ऐसी बनवा ली है जिनका बैकग्राउंड व्हाइट हो और जो वर्तमान फोटो आपकी प्रेजेंट की वो फोटो आपको यहाँ पर चिपका के रख देनी है जब भी बीएलओ आएगा। ठीक है, तो आप ये पहले से ही रख लें इसको बनवा के। अब इसके बाद बात करते हैं जन्म तिथि। यहाँ पर जन्म तिथि आपको किस फॉर्मेट में डालनी है, अपनी जन्म तिथि, डेट, मंथ और ईयर। ठीक है, मतलब आपको डेट डालनी है, उसके बाद मंथ डालना है और यहाँ पर ईयर डालना है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जन्म तिथि लिख देनी है। आधार संख्या का ऑप्शन दिया हुआ है, ये वैकल्पिक है। आपके पास आधार संख्या है तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें। ठीक है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डलेगा। इसके बाद में यहाँ पर पिता और अभिभावक का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो ये कॉलम है इसके सामने पिता और आपके अभिभावक जो भी है उनका नाम लिख देना है। पिता का अगर अभिभावक का एपिक नंबर आपके पास उपलब्ध है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। आपकी माता का नाम आपको यहाँ पर भरना है। इस वाले कॉलम में आपको आपकी माता का एपिक नंबर भरना है। इस वाले कॉलम में अगर आप माता पिता का नाम नहीं भर रहे हैं, आप पति या पत्नी का नाम भर रहे हैं, तो आप इस वाले कॉलम में भरेंगे। पति या पत्नी का एपिक नंबर आपको इस वाले कॉलम पर भरना होगा। तो ये सारी डिटेल आपकी जो नॉर्मल डिटेल है ये आपको सारी फिल कर देनी है, ये आप आसानी से भर सकते हैं। अब मेन मुद्दा आता है, सबसे बड़ी चीज है कि आपको ये जो नीचे दो पार्ट दिए हुए हैं ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत ही सावधानी से बनना है और इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें, इसको स्किप ना करें दोस्तों। अगर आपने स्किप कर दिया और गलती हो गई तो आपका फॉर्म जमा नहीं होगा और आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आएगा। तो इसे आप जो है ध्यान से देखें। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास दो कॉलम अवेलेबल है, अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण और दूसरा है उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। अब हम इनको दो कॉलम को नाम दे देते हैं, ये ए कॉलम हो गया हमारा और ये हो गया हमारा बी कॉलम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, ठीक है, आपका नाम अगर 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये वाला कॉलम फिल करना है। ए कॉलम पूरा फिल कर देना है यहाँ पर, आपको बी कॉलम फिल नहीं करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, हम ए कॉलम की बात कर लेते हैं कि 2002 में आपका नाम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। 2002 की लिस्ट में जो आपका नाम है, निर्वाचक का नाम यानी मतदाता जो भी है उसका नाम 2002 की लिस्ट में क्या है वो आपको यहाँ फिल करना है। उसका एपिक नंबर अगर उपलब्ध है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं
उसके रिश्तेदार का नाम, जो मतलब उसमें रिश्तेदार आपने फादर था, हस्बैंड था, मदर था, जो भी लिखा हुआ आपके 2002 की सूची में, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। रिश्ते का नाम, मतलब फादर है, मदर है, ये आपका नाम लिख देना। आपका जिला कौन सा था ये आपको फिल कर देना, राज्य कौन सा था ये आपको फिल कर देना, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, वो सारी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये आप जरूर फिल कर दें। भाग संख्या और क्रम संख्या, ये आपको 2002 की मतदाता सूची में मिल जाएगी। अगर आप दोस्तों आपने अभी तक 2002 की मतदाता सूची को नहीं देखा है, आपका नाम आपको पता नहीं है कहां पर है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से जो है 2002 की लिस्ट में हम अपना नाम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। अब ये हमारे बात हो गई ए की। अब हम बात करते हैं बी वाले सेक्शन की हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है, अंतिम विशेष गहन परिरक्षण के अनुसार। अब आपको बी कॉलम कब भरना है? बी कॉलम जब भरना है जब आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो ही आपको बी कॉलम भरना है। अगर 2002 की लिस्ट में है तो आपको ये एक वाला कॉलम नहीं भरना है, ठीक है। 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको बी कॉलम भरना है। अब इसमें आपको क्या करना है? अब उस रिश्तेदार का विवरण भरना है जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये चीज आपको बीएलओ से पूछ लेनी है, क्योंकि आपको एज ए प्रोजेनी में बीएलओ के द्वारा पहले से ऐड कर दिया गया है। मान लीजिए आपके माता पिता का नाम 2002 की सूची में था और आपका नाम नहीं था, तो आपको बी कॉलम भरना है। और उसमें किसकी डिटेल भरनी है? उसमें 2002 के अकॉर्डिंग आपके माता या पिता के नाम की, जिसके साथ भी बीएलओ के द्वारा आपको एड प्रोजेनी यानी संतान के रूप में ऐड किया गया है, उसका नाम, एपिक नंबर, ये सारी डिटेल उसकी आपको भरनी है। मतलब मान लीजिए बीएलओ ने आपको संतान के रूप में आपकी माता के साथ या आपके पिता के साथ या आपके नाना, दादा या दादी के साथ ऐड किया है, तो आपको जो है ये वाला कॉलम यहाँ पर फिल करना है और उसमें इसकी उनकी डिटेल फिल कर देनी है। अब मैं आपको नाम बताता हूँ यहाँ पे किसका नाम आएगा। यहाँ पर जो बी कॉलम है उसमें अगर आपको पिता के साथ जो बीएलओ ने ऐड किया है तो आप वहां पर पिता का नाम लिखेंगे। लेकिन ये चीज आपको बीएलओ से जरूर कंफर्म कर लेनी है। जब भी बीएलओ आए आपके घर पे तो आप ये चीज कंफर्म जरूर कर ले, नहीं तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपके पिता या दादा है, दादी है, माता है, जिसके नाम साथ भी ऐड किया है उसको यहाँ पर नाम लिख देना है। उसके बाद में उनका एपिक नंबर यदि उपलब्ध है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब रिश्तेदार का नाम, मतलब कि कौन सा रिश्तेदार है, ठीक है, रिश्तेदार कौन सा। मान लीजिए पिता का नाम भरा है तो उनका रिश्तेदार कौन होगा? उनका रिश्तेदार उनका आपके दादा होंगे, तो यहाँ पर आपको दादा का नाम लिखना है, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जो रिश्ते का नाम दिया गया है ये बहुत बारीक चीज है और आपको ये अच्छे से समझ लेना है। अगर आप ये नहीं समझा, ये गलत भर दिया तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। आप तीन चीज यहाँ पे लिख चुके हैं। यहाँ पे आप जो है लिख चुके पिता का नाम या माता का नाम आपने लिखा है या दादा या दादी का नाम आपने लिखा है। तो जो पिता थे आपके, उनके रिश्तेदार का नाम आपने यहाँ लिख दिया। मान लीजिए आपके दादा का नाम आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई आपके पिताजी की। लेकिन जो ये रिश्ते का नाम है, ये आपका रिश्ता आपके पिताजी के साथ क्या है या आपके दादाजी के साथ क्या है या आपके माता के साथ आपका रिश्ता क्या है, वो यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए आपके पिता का नाम आपने यहाँ पे लिखा है, तो उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। आप उनके सन हैं तो आप उनका यहाँ पर सन लिख देंगे, हिंदी में लिखते तो आप पुत्र लिख देंगे। मान लीजिए आपके ने अपने दादा का नाम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपके दादा का नाम था, ठीक है। तो आपको दादा के साथ मैपिंग किया, अगर बीएलओ ने दादा के साथ जोड़ा है, तो यहाँ पे आपके दादा के साथ आपका रिश्ता क्या है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है ग्रैंड सन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिख देना है ग्रैंड सन। तो ये इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है और ये बहुत ही बारीक चीज है। अगर आपने गलत कर दिया तो आपका जो पूरा फॉर्म गलत हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर जिले की। जिस जिले में आप रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहां की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको यहाँ पर लिख देना। ये सारी चीजें आपको एंट्री कर देनी है। अब यहाँ की नीचे वाले कॉलम की बात करते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। ये आपके पिताजी का जो आपने कॉलम भरा है या आपका जो अभी भाग संख्या है, क्रम संख्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना होगा। आपको ये सारी डिटेल यानी कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, भाग संख्या, क्रम संख्या उस रिश्तेदार का लिखना है जिसके साथ में आपको बीएलओ ने ऐड किया। पिता के साथ ऐड किया तो पिता का डालना है, 2002 का विवरण, ठीक है। और अगर माता के साथ किया है तो माता का भाग संख्या जो भी है, क्रम संख्या, वो उनकी सारी विवरण यहाँ पर आपको डाल देना है। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ घोषणाएं दी हुई है। वो घोषणाएं आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। तो आपको ये साइन करने से पहले फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर जो है क्या करना है, यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं
ठीक है, यहाँ पर रिश्ते के साथ में, ठीक है, निर्वाचक या परिवार के किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर कर सकते हैं, आप खुद का भी कर सकते हैं, या परिवार के अन्य सदस्य का भी हस्ताक्षर यहाँ पर हो सकता है। और अन्य सदस्य के हस्ताक्षर करेंगे तो उसका रिश्ते का यहाँ पर उल्लेख जरूर करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है बीएलओ की घोषणा है, बीएलओ इस घोषणा को पढ़ लेगा कि मैंने जो है इसको सत्यापन कर लिया है, और यहाँ पर बीएलओ के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और उसके बाद बीएलओ आपके इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन कर देगा। दोस्तों, इस प्रकार से आप गणना प्रपत्र को भर सकते हैं और बीएलओ को जमा करवा सकते हैं। अगर आपको इसमें भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपके प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। तो आप जो है इसको जल्द से जल्द भर लें, और ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे आप जो है उनको अपने पास जरूर रख लें, और 2 फोटो आपकी अपनी साथ में रखें, जिससे बीएलओ को भी कोई परेशानी ना हो बाद में आने में, और बीएलओ भी आपका फॉर्म जो साथ के साथ जो है वो भरवा के आपसे ले जा सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, और इस वीडियो में जानकारी जो दी गई है वो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।